ओके, वंस अगेन वेलकम टू द नर्सिंग मास्टर चैनल। और अब तक जो वीडियोस मैंने बनाई है प्लूरल एफ्यूजन, जो मैंने बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये मैसेज किया था कि आप प्लूरल एफ्यूजन पे वीडियोस बनाइए। बनाया तो बहुत अच्छा, बच्चे शेयर भी कर रहे हैं, कुछ लाइक भी कर रहे हैं, मगर व्यूज़ उतने नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप सवाल तो पूछ लेते हैं, मगर फिर जब सवाल का जवाब देते हैं तो आप उसे नहीं वो करते, स्वीकारते। देखिए, कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है मेरा कि मेरे पास कंप्यूटराइज्ड बोर्ड हो, कंप्यूटराइज्ड पेन हो। बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स हैं, और इन शॉर्टकमिंग्स में मैं ये नहीं चाहता हूँ कि टाइम निकल जाए और मैं एजुकेशन को अच्छे से बांट ना पाऊँ। ठीक है, कुछ ये भी सोचते होंगे कि इतना डिटेल नर्सिंग में पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं, तो मेरी पहले वीडियोस जाके देखिएगा। जब मैंने नर्सिंग उस पर क्या बोलते हैं, पेन मैनेजमेंट पे बनाई है, एक पूरी सीरीज़ है, और मेरे ख्याल से आप उसको पढ़िएगा। उसमें मैंने आपको बताया है कि ज़रूरी क्यों है। ठीक है, उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो क्या बोलते हैं, नहीं करना चाहते, या फिर उनको लगता है कि अरे कहीं भी प्राइवेट जॉब कर लेंगे तो काम बन जाएगा। लेकिन जिनको ये लगता है कि नहीं, हमें कुछ बड़ा करना है, बड़े हॉस्पिटल्स में जाना है, बड़े एग्ज़ाम्स को पास करके और एक अच्छी जॉब करनी है, तो भाई उनके लिए तो ये ज़रूरी है ही है। नर्सिंग एग्ज़ाम को भी पास करने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इज़ इट। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियोस को देखते हैं, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। बेटा, इसको बनाने में 15 से 20 मिनट का कंटेंट बनाने में आप यकीन जानिए कि कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, और एक बड़े से कई पन्ने के चैप्टर्स को छोटे से में 15 से 20 मिनट में आपको बताया जाता है। तो मेरे ख्याल इतना समय तो आप दे ही सकते, और ये जो मैं बकवास कर रहा हूँ इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ओके, चलो ठीक है। वेलकम अगेन, एंड टुडे वी विल स्टार्ट और वी विल स्टडी अबाउट एट्रियल फिब्रिलेशन, साइनस डिसरिथमिया। हमारे पुराने वीडियोस में आप जाके देख लीजिएगा, जो साइनो आर्टेरियल नोड से होती हैं। अब हम साइनो आर्टेरियल नोड से निकलकर एट्रियल फिब्रिलेशन में आते हैं। कंडक्टिव मैकेनिज्म मैंने बहुत डिटेल में बताया अपने कार्डियोवैस्कुलर सीरीज़ में, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। मैंने उसके टाइटल्स हिंदी में डाले हैं कि दिल कैसे धड़कता है, या दिल के धड़कने का मैकेनिज़्म क्या है, लेकिन आप कंडक्टिव मैकेनिज़्म भी डालेंगे तो वो आ जाएगा उसमें। ठीक है, क्योंकि ये वीडियोस ना सिर्फ नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए और नर्सिंग स्टाफ के लिए या अनक्वालिफाइड नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स के लिए, बल्कि उनके लिए भी जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो आइए आज हम लोग जानते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन है क्या। तो मेरे ख्याल से सभी को पता ही होगा कि इधर हमारे पास 2 एट्रियम है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। हमारे पास 2 वेंट्रिकल है। हमको ये भी पता है कि यहाँ साइनो आर्टेरियल नोड है, जो कि एक मतलब टुकड़ा है, नोड है, और यही टुकड़ा से फायरिंग शुरू होती है। यहीं से जो कंडक्टिव इम्पल्सेस है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है, वो यहाँ से निकलती हैं, एट्रिया में फैलती हैं, और दोनों एट्रिया में जाने के बाद फिर वो बंडल ऑफ उसमें आती है, एवी नोड में आती है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में आती है, बंडल ऑफ हिस से किस में जाती है, वेंट्रिकल्स में। हमने ये भी देखा है कि ऐसे नोड से जो कंडक्टिव इम्पल्सेस आती हैं वो एवी नोड में जाती हैं। एवी नोड में कुछ देर का पॉज होता है, मतलब कोई घंटे का नहीं, जस्ट फॉर अ मिली सेकेंड्स का पॉज होता है, और एवी नोड से फिर वो किस में जाती है, बंडल ऑफ हिस में, और बंडल ऑफ हिस से फिर वो किस में जाती है, पुरकंजी फाइबर से। मैंने डिटेल किया हुआ है। आज हम लोग पढ़ते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, मतलब कि एट्रियल का नॉर्मल काम नहीं करना। कारण बताऊंगा। सो व्हाट इज एट्रियल फिब्रिलेशन? अनकोऑर्डिनेटेड एट्रियल इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन। ठीक, अनकोऑर्डिनेटेड, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। कैसे ईसीजी को पढ़ते हैं, ये भी वीडियो मैंने बनाया, ईसीजी को पढ़ने का सही तरीका। ठीक है, सो अनकोऑर्डिनेटेड एट्रियल इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन क्या कॉज करता है? रैपिड मतलब बहुत तेज, डिसऑर्गेनाइज्ड, कोई ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई चीज़ प्लान्ड नहीं है, एंड अनकोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेशन भी नहीं ना। मैं ऐसे बॉल दूसरे को फेंक रहा, दूसरा टप्प से गिरा दे रहा है, हार जा रहे हैं मैच। ठीक है, एंड अनकोऑर्डिनेटेड ट्विचिंग ऑफ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम सबको पता है कि हार्ट का मसल्स है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आप ईसीजी देख रहे हैं, ये मैंने अपने हाथ से ईसीजी को बनाया है, और मैं इस वीडियो में भी अपलोड कर दूंगा ईसीजी को कि कैसे दिखता है एट्रियल फिब्रिलेशन के। यहाँ पर तुम देख रहे हो कि ये पी यहाँ तो दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ कहीं पी एस पी, यहाँ पी गायब है, यहाँ पी गायब, यहाँ पी एस पास पास है। मतलब एक जो नॉर्मल ग्राफ आना चाहिए, दिस इज पी, दिस इज इफ दिस इज अ पी, देन क्यू आर एस एंड टी।
सो PQRST ये एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स है या ये नॉर्मल ECG है, मगर यहाँ कुछ भी चीज़ नॉर्मल नहीं है। मेरे ख्याल से सब बच्चे जानते हैं, ECG देखा होगा लोगों ने, आप इसे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अनकोऑर्डिनेटेड है। एक चीज़ बस जिसमें अपने को नॉर्मल दिख रही है कि QRS कॉम्प्लेक्स बराबर से उठ रहा है। QRS इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गोला बन गया, ठीक है। QRS कॉम्प्लेक्स जो है ये बराबर से उठ रहा है, बाकी P T ये सब गायब है, या है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी काफ़ी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। साइनस जिस रदबियाज में मैंने बताया है कि कैसे ECG को पढ़ते, तुम लोग पढ़ते ही तो नहीं, उन्हें परेशानी इसी बात की है। ये एट्रियल फिब्रिलेशन अपने को देखने को कहाँ मिलेगा, लीड 2 में। ये भी मैंने बताया है कि लीड का प्लेसमेंट कैसे करते हैं। हर ECG में हर एक लीड का मतलब क्या है मैंने बता चुका, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। किस में होता है, बूढ़े लोग में, वो भी बूढ़े लोग ऐसे जिनको वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ हो। VHD मीन्स होता है वेल्वुलर हार्ट डिजीज़, जो वाल्व्स है उस वाल्व्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, स्टेनोसिस हो गया हो, ठीक है, हो सकता है रोमैटिक वाल्वुलर डिजीज़ हो गया हो, ठीक है। देन पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन, मायोकार्डाइटिस, हार्ट के मसल्स में इन्फ्लामेशन, एम्लॉयडोसिस। एम्लॉयडोसिस क्या है बेटा, एम्लॉयडोसिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटीन, एम्लॉयड इज़ अ प्रोटीन, ये एक तरीके का प्रोटीन है जो कि बोन में बनता है, बोन में बनता है, लेकिन ये थ्रू ब्लड वेसल्स आके हार्ट के मसल्स में क्या होने लगता है, जमने लगता है। तो जब हार्ट के मसल्स में एमिलॉइड प्रोटीन जो कि बोन में बनती जमने लगती है तो उसे क्या बोलते हैं, एम्लॉयोडोसिस, ठीक है। CAD कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, ASD एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, देखो ये सेप्टम है, दिस इज अ सेप्टम, है ना, एट्रियल वेंट्रिकल दोनों के बीच में बांटने वाला सेप्टम है। अब ये सेप्टम जो है बेटा इसमें डिफेक्ट हो गया, मान लो एट्रियम यहाँ पर ये सेप्टम नहीं बंद हुआ, ठीक है, ये सेप्टम नहीं बंद हुआ, बेबी ऐसे ही पैदा हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये दोनों ब्लड मिक्स होता रहेगा, यहाँ से जब ब्लड पलट के जाएगा तो खैर उसका तो रूट ही अलग है, ये दोनों ब्लड मिक्स हो सकता है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी हो सकता है, VSD भी हो सकता है। तो अब यहाँ क्या, इम्प्योर और प्योर ब्लड दोनों मिल जाएंगे, यहाँ भी क्या है, प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, डायबिटीज मेलाइटिस नॉट इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटिस चाहे वो टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो। हाइपरटेंशन से कोई अगर सफ़र कर रहा है, एल्कोहलिज्म यानी कि अगर किसी ने एल्कोहल ले लिया मॉडरेट टू सीवियर, ठीक है, एल्कोहलिक एक मानसिक रोग है, इसमें भी मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। मॉडरेट या सीवियर डोज में एल्कोहल ले लिया है तो भी एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोग पल्स रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेरा ये भी वीडियो बहुत शॉर्ट है 6 मिनट का, उसको भी आप देख सकते हैं कि ECG को देख के पल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा है कि कितनी शॉर्ट बनी हुई है, ठीक है। तो हम लोग अभी साइन सिम्टम्स में जाने से पहले हम लोग पहले रिस्क देख लेंगे कि क्या रिस्क है एट्रियल फिब्रिलेशन का। एट्रियल फिब्रिलेशन का रिस्क ये है बेटा, स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक जिसे हम लोग सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी बोलते हैं। सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि सेरिब्रम यानी जो ब्रेन है उसकी वेसल्स का क्या हो जाना, फट जाना, उसकी वेसल्स का फट जाना, ठीक है। तो एक तो कारण ये हो सकता है क्योंकि इतनी तेज़ी से पल्स रेट बढ़ गई है ना भाई, बहुत जल्दी यहाँ से क्या बोलते हैं, एट्रिया से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है जो दोनों एट्रिया को सप्लाई कर रही है ऐसे नोड से निकलने के बाद उसको AV नोड में आना है, तो इतनी जल्दी आ रही है, तो कितनी देर में ये पॉज लेगा। तो वो बहुत छोटी सी इम्पल्सेस आती है, तुरंत बंडल ऑफ हिज में जाती है, पुरकंजी फाइबर्स में जाती है, और वेंट्रिकल जल्दी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाता। जब वेंट्रिकल जल्दी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाता तो ब्रेन को तो ब्लड चाहिए, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है, वेसल्स सेरिब्रम की फट जाती है, तो इसमें स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। वैगल स्टिमुलेशन, वैगस नर्व का स्टिमुलेशन हो जाता है। वैगल स्टिमुलेशन ब्लड मिलने का कारण जब हो गया तो वैगल स्टिमुलेशन में क्या होता है बेटा, नॉन हेमरेजिक, ये हेमरेजिक CVA है, यहाँ नॉन हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। ये एक रिस्क है, समझ रहे हैं। कभी कभी प्रीमेच्योर डेथ भी, ये तो खैर रिस्क तो बहुत बड़ा है, प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है, और इडियोपैथिक भी हो सकता है, ठीक है।
इसका रिस्क क्या है? इडियोपैथिक भी है। इडियोपैथिक मतलब होता है कि कोई खास बीमारी समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है, तो उसको क्या बोल देते हैं? इडियोपैथिक। जैसे आपके पूरी बॉडी में एडिमा है, क्यों हो रहा है? सब सारे टेस्ट नॉर्मल, उसको क्या लिख देते हैं? इडियोपैथिक एडिमा। तो इडियोपैथिक मतलब होता है कि कोई स्ट्रॉन्ग कॉज समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इडियोपैथिक एट्रियल फिब्रिलेशन को लोन AFB बोलते हैं, लायन नहीं, लोन एट्रियल फिब्रिलेशन भी बेटा बोलते हैं, ठीक है। अब जब हम ECG देखेंगे, ECG तुम देख ही रहे हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको ECG कैसे पढ़ेंगे ये बता दें। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि एट्रियल फिब्रिलेशन किस लीड में देखने को मिलता है, तो लीड 2 में देखने को अपने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा? वेंट्रिकुलर ECG में जब देखोगे तब तो वेंट्रिकुलर रेट यानी वेंट्रिकल्स कितनी बार धड़क रहा है, एट्रियल रेट। अब चूंकि एट्रिया का तो हम लोग रेट गिन नहीं पाते हैं ना, जो हमें लबडब की साउंड सुनती है वो तो खैर वाल्व के खुलने से सुनती है, लेकिन जो हम पल्स को फील करते हैं वो पल्स जो होता है एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने से जो प्रेशर जनरेट होता है 70 ml ब्लड एक कॉन्ट्रैक्शन में जो निकलता है स्ट्रोक वॉल्यूम पे जिसे बोलते हैं, उसी को हम फील करते हैं, उसी को हम पल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेंट्रिकुलर रेट कितना हो जाएगा बेटा? देखो वेंट्रिकुलर रेट यहाँ पर हो जाएगा 120 से 200। कितना बढ़ गया बाप रे! इसका मतलब क्या हो गया? ये टैकीकार्डिया है भाई। तुम वेंट्रिकल से ही तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट होने को होगी तो पल्स फील कर रहे हो, वो जो प्रेशर निकल के आ रहा है स्ट्रोक वॉल्यूम का उसी को तो पल्स फील कर रहे हो। तो ये तो यहाँ हो गया टैकीकार्डिया हो गया। एट्रियल रेट हम फील नहीं करते हैं, तो एट्रियल रेट कितना हो जाएगा? 300 से 600 पर मिनट। गॉट माय पॉइंट? गॉट द पॉइंट? ठीक है। अच्छा, QRS शेप और ECG में हम लोग क्या देखते हैं? QRS शेप। QRS शेप तुम देख रहे हो नॉर्मल है, QRS शेप नॉर्मल निकल के आता है बेटा। इसका मतलब ये नहीं कि वेंट्रिकल्स नॉर्मल काम कर रहे हैं। अगर नॉर्मल काम कर रहे होते तो 72 से 80 या बहुत ज़्यादा 90 या बहुत ज़्यादा 100 हार्ट बीट होती, लेकिन यहाँ 120 से 200 हार्ट बीट हो गई है उसकी। वेंट्रिकुलर रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है। P वेव इरेगुलर, कहीं P वेव सही दिख रही, कहीं नहीं सही दिख रही, कहीं P वेव सही दिख रही है, कहीं नहीं दिख रही है। तो P वेव ECG में क्या दिखाई देता है? इरेगुलर। P वेव इज इरेगुलर। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। PR इंटरवल हमने सब सिखाया हुआ भाई। PR इंटरवल नहीं मेजर कर सकते, PR इंटरवल को आप मेजर नहीं कर पाएंगे, काउंट कर ही नहीं पाएंगे कितना PR इंटरवल है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं P और QRS का रेशो, P/QRS का रेशो, ठीक है। ऐसे तो 1:1 होना चाहिए नॉर्मल ECG में, मगर यहाँ क्या रहेगा? यहाँ पर नॉर्मल नहीं रहेगा, यहाँ पर मैनी, P बहुत ज़्यादा है, P इज मैनी, लेकिन QRS तो साफ साफ दिख रहा है ना, तो मैनी/1। ये बेटा हमें ECG में ये चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? नाउ हाउ यू विल डू द डायग्नोसिस? लिखा जाए, पॉज करके देख लेना। ओके, जो इंटरेस्टेड है बेटा वही पढ़ेंगे इसको, जो इंटरेस्टेड नहीं है मुझे नहीं लगता वो पढ़ेंगे। एनी हाउ, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो सबसे पहला डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन तो यही है कि आप क्या कर लीजिए? ECG कर लीजिए। ECG की लीड 2 में हमको ये एट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिलेगा। मेरी बात समझ गई? ECG क्या है? हम लोग कुछ सेकंड के लिए करते हैं, देयर इज ओनली फॉर 10 सेकेंड, वो 10 सेकेंड का ग्राफ है। लेकिन अगर अपने को कंटिन्यूस ग्राफ चाहिए, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, डॉक्टर ने बोला कि नहीं इसको 48 आवर्स हमें मॉनिटरिंग कंटिन्यूस करनी है, तो उसे क्या बोलते हैं? होल्टर टेस्ट। होल्टर टेस्ट कुछ नहीं है, होल्टर टेस्ट एक बैटरी से चलने वाली मॉनिटर है, जिस मॉनिटर में हमको 24 से 48 घंटे तक कंटिन्यूएशन में, ठीक है, कंटिन्यूएशन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम देख सकते हैं। जबकि ECG में हम सिर्फ 10 सेकंड का ग्राफ लेके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इसका ग्राफ निकलता है, ये आप मॉनिटर में लगातार ये चलता रहता है, इसे हम बोलते हैं होल्टर टेस्ट, ठीक है। फिर एक्सरे भी हम करते हैं, चेस्ट एक्सरे, POV बेटा हम लोग, हाँ क्या होता है, हम लोग इसलिए करते हैं, इवैल्यूएट पल्मोनरी वेसल्स। इवैल्यूएट, अगर पल्मोनरी वेसल्स में कोई दिक्कत है तो उसको भी हम लोग इवैल्यूएट करना पड़ता है। पल्मोनरी वेसल्स तुम समझ रहे हो ना, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेसल्स, इसको हम लोग इवैल्यूएट कर लेते हैं,
ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेटा इसका ट्रीटमेंट। एक मिनट। पल्स तो इर्रेगुलर रहेगी ही, ठीक है। पल्स क्या रहेगी? इर्रेगुलर। पल्स इर्रेगुलर यहाँ दिख ही रही है, फील करोगे तो भी इर्रेगुलर। लब डब लब डब लब डब लब डब, लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब। सो दिस इज द इर्रेगुलर पल्स, ठीक है। फिर यहाँ पर जुगुलर वेन है, इस जुगुलर वेन का आप पल्सेशन देखेंगे तो बेटा ये जुगुलर वेन का पल्स क्या दिखाई देगा? इर्रेगुलर दिखाई देगा, ठीक है। जुगुलर वेन इर्रेगुलर, जुगुलर वेन पल्सेशन। इज दिस क्लियर? ठीक है। फिर आपके पास दो साउंड है, S1 S2, यही लिखते हो ना आप, S1 S2 साउंड। फिर आप लिखते हो विद इन नॉर्मल लिमिट, यही लिखते हो। S1 S2 साउंड क्या है? दिस इज लब एंड डब्बा, लब एंड डब, ठीक है। तो S1 साउंड आपको क्या सुनाई देगी? S1 साउंड इर्रेगुलर, S1 साउंड विल बी इर्रेगुलर, यानी लब 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 लब, पकड़ ही नहीं पाओगे, क्यों? इर्रेगुलर है। क्लियर है? ट्रीटमेंट देखिए। ट्रीटमेंट मैंने इसके पहले भी आपको साइनस एरिथमिया का बताया था, अब यहाँ मैं फिर बता रहा हूँ इसका एट्रियल फिब्रिलेशन का, ठीक है। चलो आई थिंक पॉज करके देख लेना, क्योंकि तुम वो ज़्यादा लंबी वीडियो देखते नहीं ना, बदमाश हो। ट्रीटमेंट, ओके। ट्रीटमेंट बेटा दो तरीके का होता है, अरे मतलब कई तरीके का है। कार्डियोवर्जन, तो पहला क्या है? सॉरी मेरी स्पीड से लिखने की आदत है। कार्डियोवर्जन, ठीक है, यानी हार्ट के काम को कंफ्यूज कर देना। तो बेटा एक कार्डियोवर्जन किस वजह से, ये दो तरीके का कार्डियोवर्जन होता है, वन इज इलेक्ट्रिकल एंड वन इज केमिकल। नाम से ही समझ गए, केमिकल में हम मेडिसिन यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रिकल में हम क्या यूज़ करेंगे? कार्डियक डिफिब्रिलेटर, डिफैब। जैसे तुम डिफैब बोलते हो ना, पूरा बोला करो, कार्डियक डिफिब्रिलेटर, ठीक है। अगर जो बच्चे हमारी वीडियो ऐसा देख रहे हैं जो बहुत बड़े संस्थानों में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने सेम्स वेलोर से किया है, तो मैंने वहाँ देखा है ओपन हार्ट सर्जरीज़ में कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाता है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है, तो और जल्दी से उसमें क्या दिया जाता है? कार्डियक डिफिब्रिलेटर। उसके पैड्स जो होते हैं, दोज आर डिस्पोजेबल पैड्स, स्टेराइल पैड्स, कनेक्टेड उसी से रहते हैं डीफैब से, और उससे खट से दे दिया जाता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन क्या चीज़ है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट को पास करना जूल में, ठीक है, जूल में, जूल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट को पास कर देते हैं। तो क्या होता है कि जो फटफट 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 इरेगुलर चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही पाया, हो सकता है कि ये उतनी तेज़ी से साइनो आर्टेरियल नोड जनरेट नहीं कर पा रही है, तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो उसको एक सहारा मिलेगा और ये खट से नॉर्मल हो जाएगी। मेरी बात समझ गया? अब ये केमिकल कार्डियोवर्जन है बेटा, जैसे IV बीटा ब्लॉकर्स देंगे, ठीक है, IV कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे, बहुत ज़्यादा एट्रियल इरेगुलरिटीज़ अगर देखने को मिल रही है तो डिजॉक्सिन देते हैं, है ना। ये पल्स रेट को क्या करती है? कम करती है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसकी बात अगर मैं छोड़ दूं, ये सारी मेडिसिन अगर फेल हो जाती है, तो इन केस ये जो भी आपने केमिकल कार्डियोवर्जन किया है, अगर ये मेडिसिन फेल हो जाती है, तब हम लोग क्या करते हैं? देन वी डू द कैथेटर एब्लेशन। इफ़ दीज मशीनरीज आर फेल, चलो ये भी मशीनरी फेल हो गई, तब हम लोग क्या करते हैं? कैथेटर एब्लेशन। मेरा बोर्ड छोटा है लेकिन मेरे जज्बात तुम समझ रहे हो। कैथेटर एब्लेशन बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट है। इसको बड़ी आर्टरीज के थ्रू कैथेटर को डालते हैं, और कैथेटर को डालने के बाद जैसे सपोज मान लीजिए ये हार्ट है ना, यहाँ पर सैनो आर्टेरियल नोड है,
इधर सुपीरियर वेने कावा, इधर इन्फीरियर वेने कावा आ रही है। ठीक है, अब सपोज मान लो कि ये वाला पॉइंट जो है यही गड़बड़ कर रहा है, यही इंड्यूस कर रहा है एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए। तो कैथेटर बेटा डालते डालते, चाहे वो फीमोरल आर्टरीज हो चाहे रेडियल आर्टरी हो, तो बड़ी आर्टरी से डालते हुए लेकर आते हैं, और जो भी वो पार्ट जो कि फिब्रिलेशन कर रहा है, इरेगुलरिटीज़ को पैदा कर रहा है, उसको क्या कर देते हैं, रेडियो इलेक्ट्रो फ्रीक्वेंसी से, क्या रेडियो फ्रीक्वेंसी से उसको क्या कर देते हैं, एबलेट कर देते हैं। एबलेट करना मतलब क्या होता है कि उसको वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हार्ट टिश्यू विच इज कॉजिंग द रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट इज कॉल्ड कैथेटर एबलेशन। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। लेकिन अगर पेशेंट बोल रहा फिर भी कि नहीं हम तो नहीं करवा पाएंगे इसको, देन व्हाट यू विल डू, तब क्या करेंगे भैया, तब हम लोग क्या करेंगे, पेसमेकर इम्प्लांटेशन। उसको थोड़ा सब हटा ही दो ना, हटा दो सारे को, जो नॉर्मल इम्प्लांट जो पेसमेकर है। पेसमेकर किसे बोलते हैं, ऐसे नोड को हटा दो सारे को, ऐसे नोड को करना क्या है। ठीक है, अपना पेसमेकर इम्प्लांट कर दो, तो पेसमेकर अपना इम्प्लांट कर दो, 10-12 साल मस्त चलेगा, इसका कहानी ख़त्म, ये कंट्रोल हो गया। यू गॉट माई पॉइंट। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। आई होप कि अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो भैया देखो, अच्छा लगने का मतलब ये नहीं होता कि समोसा खाए और जिस होटल से खाए उसके बेचारे की, उस कारीगर की तारीफ़ भी नहीं की। कुछ समझ में आया होगा, लगा कि हाँ भाई ये हमारे किसी काम का है, तो भैया उसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, 50 बार सब्सक्राइब करें, और घंटी जैसी जो आकृति दिखाई देती है ना, उसको भी क्लिक करें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे एट्रियल फ्लटर पे।